हेलो स्टूडेंट्स, 10th का बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है साइंस का। आइए आज कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें आइडेंटिफाई करना होता है एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। मेरे सामने पहला क्वेश्चन 2023 का है जिसमें वो कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, आपको अगर लिखना है तो हम बोलते जा रहे हैं, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन है, एन एसिड एक्स एंड अल्कोहल वाई रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जे। स्वीट स्मेलिंग आप जानते हैं ईस्टर होता है। Identify X, Y, Z. Z on treatment with Na which produces back to alcohol Y and sodium ethanoate. Okay. क्या कहा उन्होंने कहा कि an acid X reacting with alcohol Y and when reacting with H2SO4 forming Z. देखिए एसिड और अल्कोहल अगर रिएक्शन करते हैं तो आपने कार्बन के चैप्टर में पढ़ा है क्या बनता है, ईस्टर बनता है। ओके और आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर ईस्टर की आप वापस एनएवे से रिएक्शन कराएंगे तो आपको अल्कोहल मिलता है और इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को आप सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ओके तो अब उन्होंने आपसे कहा है कि एक कंपाउंड जो बन रहा है Z से Y बनाने में वो CH3COONA बन रहा है। इसका मतलब ऑटोमेटिक सी बात है कि 2 कार्बन का एसिड है और 2 कार्बन का अल्कोहल है। एसिड पॉसिबल क्या होगा आपका CH3COOH और अल्कोहल क्या होगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये क्या है, एसिटिक एसिड। दिस इज व्हाट, 2 कार्बन है ना, आपने पढ़ा था मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो 2 कार्बन को एथ कहते थे, तो 2 कार्बन का अल्कोहल इथाइल अल्कोहल और ये इससे रिएक्शन कर रहे हैं और ये बना रहे हैं एक ईस्टर जिसका नाम है इथाइल एसीटेट। आप पहले पूरे बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। देखिए ये पोर्शन अल्कोहल से आया तो ये इथाइल, ये पोर्शन एसिड से आया तो ये पोर्शन एसीटेट और इसी इथाइल एसीटेट को हम और क्या कहते हैं, इसी को हम ईस्टर कहते हैं। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये Z है आपका, ये Z बना, यही Z यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये इथाइल एसीटेट आपका ईस्टर है और इसकी जब आप NaOH से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखिए एक पोर्शन बनेगा CH3COONA। Na इसी पोर्शन के साथ जाएगा बिकॉज ये एसिड पोर्शन है और सोडियम का नेचर बेसिक है, इसलिए जो आपका एसिड का पोर्शन है वो लेगा CH3COONA और बचा हुआ पोर्शन हुआ C2H5OH, बचा हुआ पोर्शन हुआ आपका इथाइल अल्कोहल। ऑलराइट, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं और ये रिएक्शन वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये XYZ के फॉर्म में ना भी आए तो वो सीधे आपसे ईस्टरिफिकेशन लिखवा सकते हैं, सैपोनिफिकेशन लिखवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2019 में आया है, वो कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कार्बन कंपाउंड हैविंग इट्स नेम सफिक्स्ड विद ऑल। सफिक्स मतलब जो एंड में लगाते हैं, विद ऑल, OL मतलब अल्कोहल एंड हैविंग 2 कार्बन इन इट, तो भाई ये तो 2 कार्बन का अल्कोहल हो गया भाई, सफिक्स O ऑल है और कार्बन 2 है तो 2 कार्बन का अल्कोहल हो गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशन इंडिकेट व्हाट हैपेंस व्हेन दिस कंपाउंड यानी ये अल्कोहल इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कुछ नहीं करना है, 2 कार्बन का अल्कोहल है, बात निकल के सामने आ गई है, CH3CH2OH। 2 कार्बन का अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन इन्होंने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट करा है तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। इसका नाम क्या है, दिस इज ईथीन, दिस इज ईथीन। देखिए जो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 होता है, अगर आप इसे आप ठीक ठाक टेम्परेचर पर यूज करेंगे तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी भी कंपाउंड से वाटर रिमूव कर दे। तो देखिए OH यहां से निकलेगा और H इस वाले कार्बन से निकलेगा, है ना, मतलब अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, ये CH2 इधर और ये H इधर, तो ये वाटर यहां से ऐसे निकल गया और ये बीच में आपका आ गया डबल बॉन्ड, है ना। क्लियर, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि इन 3 टेस्ट ट्यूब्स ABC, 3 टेस्ट ट्यूब है, एक A, B और C, आर हैविंग 3 डिफरेंट लिक्विड्स, तीनों में अलग अलग लिक्विड है। फर्स्ट इज हैविंग डिस्टिल वाटर, सेकेंड इज हैविंग अंडरग्राउंड वाटर एंड थर्ड इज हैविंग डिस्टिल वाटर इन विच अ पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज डिसॉल्व। मतलब आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिसमें से देखिए मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए, एक में डिस्टिल वाटर है, एक में ग्राउंड वाटर है। डिस्टिल वाटर ये जो आरओ वगैरह का वाटर होता है उसे आप डिस्टिल कह सकते हैं
ये ग्राउंड वाटर है जो अर्थ के अंदर होता है, और तीसरे में नॉर्मल वाटर में कैल्शियम सल्फेट ऐड कर दीजिए। अब देखो, आप अगर कोई भी सब्सटेंस आपने लिया है, वो जितना ज्यादा किसी से केमिकल रिएक्शन करेगा उतना कम अमाउंट उसका बाकी बचेगा। जब डिस्टिल वाटर है तो वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाली है ना। और वो चाहते क्या है आपसे, और वो कह रहे हैं 3 टेस्ट ट्यूब डिस्टिल वाटर, अंडरग्राउंड वाटर and pinch of calcium sulfate is dissolved respectively and equal amount of soap solution is added to the test tube। तीनों में हमने बराबर अमाउंट सोप का डाला है, and the content are shaken। सोप है उसको हाथ से शेक कर दिया। in which test tube the length of the foam will be the longest। भाई पानी में साबुन डाला है, झाग बनेगा। वो कह रहे हैं झाग सबसे ज्यादा किस में बनेगा, तो देखो जो डिस्टिल वाटर है उसमें और तो कोई इंपेरिटी है नहीं जहां साबुन आपका वेस्ट हो। भाई सोप खर्च होता है ना आपका किसी भी इंपेरिटी को, किसी भी डर्ट को रिमूव करने में, तो यहाँ पे तो कोई इंपेरिटी है नहीं, तो सबसे ऊंचा फोम बनेगा। यहाँ ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में थोड़ी बहुत इंपेरिटीज का आजकल तो ठीक ठाक इंपेरिटीज होती है, तो कुछ सोप की एनर्जी उन इंपेरिटीज से लड़ने में चली जाएगी, तो यहाँ सोप की लेंथ उतनी नहीं होगी। और जिसमें आप कैल्शियम सल्फेट डाल रहे हैं अलग से, वहां तो प्रॉपर आपका सोप सोल्यूशन कैल्शियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा, तो सोप कम बचेगा। जब सोप कम बचेगा तो फोम कम बनेगा। भाई सोप जितना ज्यादा फोम उतना ज्यादा, तो सबसे कम फोम यहाँ बनेगा, सबसे ज्यादा यहाँ बनेगा, और ये मिडिल में बनेगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपके आते हैं 10th में ऐसे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 का आया क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ, ये देखिए, ये ध्यान से सुनिए, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। ये 2 कार्बन का अल्कोहल, ये इथेनॉल, ये इथेनोइक एसिड। कह रहे हैं कि जो कन्वर्जन आप कर रहे हैं ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, इस बात को जस्टिफाई करना है इक्वेशन की हेल्प से। बहुत सिंपल है, देखिए जो ऑक्सीडेशन की सीरीज होती है उसमें नंबर 1 पे अल्कोहल बनता है, नंबर 2 पे एल्डिहाइड बनता है, और नंबर 3 पे एसिड बनता है। तो ये जो आपका अल्कोहल से एसिड बन रहा है ये 2 स्टेप में बनेगा। कैसे 2 स्टेप में बनेगा? अल्कोहल में जब आप एक एटम ऑक्सीजन का डालेंगे तो बनेगा एसिटल्डिहाइड, और जब आप ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार कंटिन्यू रखेंगे, इसी एसिटल्डिहाइड में एक और ऑक्सीजन डालेंगे तो क्या बनेगा? वो बनेगा एसिटिक एसिड। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती हैं जहां पर या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। जरा चेक करिए, जब इथाइल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बन रहा है तो देखिए यहाँ पे 3 to 5 1 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 3 + 1 4 हाइड्रोजन है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो गए, मतलब ये ऑक्सीडेशन है। अगला देखिए, ये एसिटल्डिहाइड में आपने ऑक्सीजन डाली, CH3COOH बना, मतलब यहाँ एक ऑक्सीजन था और यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। चलिए भाई ये प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। कह रहे ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और ब्यूटेन मतलब एल्केन, 4 कार्बन एल्केन। ब्यूटेन हैड बोथ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड एज वेल एज कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ओके, एंड स्टेट द नंबर ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। अच्छा देखिए, ये 4 कार्बन आपको टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, सब में 4-4 हाइड्रोजन या 4-4 वैलेंसी कंप्लीट करनी। जैसे इसको देखिए, ये एक तरफ तो एक कार्बन से जुड़ा है, बची 3 वैलेंसी, तो 3 हाइड्रोजन से लगा दीजिए। ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा है और इधर एक कार्बन से जुड़ा है, 2 वैलेंसी, तो ये हो गई, बची 2 हाइड्रोजन से लगा दीजिए। इस तरीके से हम ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को फ्रेम करेंगे। और देखिए कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड है, और कार्बन टू हाइड्रोजन आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉन्ड्स है। अब देखो यहाँ तो इन्होंने ब्यूटेन पूछा है, वो इथेन पूछ सकते हैं, वो पेंटेन पूछ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिसमें हम सारे बॉन्ड शो करते हैं उसको कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और अगर इसी ब्यूटेन को हम लिख दें C4H10, तो चूंकि मैंने इसे कंडेंस करके लिखा है तो इसको कहेंगे कंडेंस फॉर्मूला। ऑल राइट, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है, वो कह रहे हैं 2 कार्बन कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2 गिव देयर नेम एंड स्ट्रक्चर, मतलब आइसोमेरिज्म बतानी है। 2 कार्बन कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2, ठीक, आइसोमेरिज्म बतानी है। आप देखिए
C3H6O2। सबसे पहले O2 पे फोकस करिए। 2 ऑक्सीजन का मतलब देखिए अल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर और कीटोन सब में एक एक ऑक्सीजन होता है। 2 ऑक्सीजन का मतलब है कि भाई या तो ये एसिड है या तो ये ईस्टर है, और आपसे वो 2 स्ट्रक्चर बनाने को कह रहे हैं। तो बेटा एक बार आप एसिड बनाओगे और एक बार आप उसी का ईस्टर बनाओगे। एसिड का फॉर्मूला RCOOH CH3CH2COOH। देखिए 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। सेटिस्फाइड विद दिस फॉर्मूला। ईस्टर बनाइए, 2 कार्बन एक तरफ कर लीजिए, 1 कार्बन एक तरफ कर लीजिए, तो ये हो गया CH3COOCH3। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, इसके लिए लिखेंगे मिथाइल और इसके लिए लिखेंगे एसीटेट। और ये क्या है ऊपर वाला? प्रोपेनोइक एसिड। देखिए आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आते हैं आपके में, फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अ रेडिश ब्राउन मेटल, देखिए रेडिश ब्राउन सुनते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कॉपर की बात हो रही है। यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक वायर व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली टर्न्स ब्लैक। मतलब इसको पाउडर बना के अच्छे से हीट कर दीजिए तो ये टर्न ब्लैक हो जाता है। When hydrogen gas is passed over this, it regains its original color। मतलब वो जो ब्लैक पड़ गया है आप उसमें हाइड्रोजन गैस डालोगे तो फिर से रेड हो जाएगा। बस सब्सटेंस क्या है ये बताना है। ओके, ये रहा कॉपर, मेरा रेडिश ब्राउन मेटल है, इसमें ऑक्सीजन डालिए, क्या बनाएगा? ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा या कॉपर 2 ऑक्साइड बनाएगा। दोनों नाम है इसके, क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर 2 ऑक्साइड, है ना। और इस ये ब्लैक होता है, ये रेड ब्राउन होता है। इसमें फिर से हाइड्रोजन गैस डालिए तो देखिए ये निकल गया वाटर, CuO रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया? क्योंकि इसने ऑक्सीजन लूज कर दी और क्या बन गया? रेडिश ब्राउन कलर रीगेन हो गया। अगला क्वेश्चन, अ स्टूडेंट टू कॉपर ऑक्साइड एडेड डाइल्यूट HCl बाय कांस्टेंट स्टिरिंग, ही ऑब्जर्व्ड चेंज इन कलर, है ना। टेल द कंपाउंड। अ स्टूडेंट टू कॉपर ऑक्साइड, अभी मैंने आपसे कहा था ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड लिया, उसमें उसने HCl डाला और उससे चेंज इन कलर मिला। देखिए यहाँ क्या केमिकल रिएक्शन होगी, ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गया वाटर और ये हो गया CuCl2 और CuCl2 का कलर होता है ग्रीनिश ब्लू। क्वेश्चन ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का आया क्वेश्चन, ये मैंने यहां लिखा है, ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आता है। कह रहे X इज अ कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। देखो बेटा ये अलग अलग भी पूछते हैं, उन्होंने अलग से भी पूछा है कि ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो ये तो वॉशिंग सोडा है। आपको जैसे ही वो कहें ग्लास पेपर सोप इंडस्ट्री तो आपको फौरन ध्यान आना चाहिए कि इट इज नथिंग बट द वॉशिंग सोडा। देखिए नाम से इंडस्ट्री मैच नहीं कर रही मगर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनोइक एसिड इट फॉर्म्स अ सॉल्ट, वाटर एंड CO2। अब आपको बताना है X क्या है, फिर आपको बताना है इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं और आपको ये भी बताना है कि इसको ब्राइन से कैसे बनाए। लंबा क्वेश्चन है। चलिए X तो आपका वॉशिंग सोडा है, ये बात क्लियर ही हो गई। फॉर्मूला Na2CO3 10H2O, है ना। क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। दिस इज वॉशिंग सोडा। और इसे क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कितने वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन? 10। और देखिए ब्राइन से बनाने की 3 रिएक्शन है, आपकी NCERT में दी है। अलग अलग पार्ट्स में भी आता है। पहले पार्ट में सॉलिड सोडियम क्लोराइड से अमोनिया गैस और CO2 गैस पास करिए वाटर के साथ, आपको मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप स्ट्रांगली हीट करेंगे तो इसको स्ट्रांगली हीट करने में आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम। देखिए जहां पे एक हाइड्रोजन अलग से लग जाए ना उसको बाई कहते हैं। कहीं कहीं आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा मिलेगा, वो दोनों एक ही बात है। तो NaCl अमोनिया, CO2 वाटर से मिला सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको स्ट्रांगली हीट कीजिए मिलेगा सोडियम कार्बोनेट और उसको वाटर से सैचुरेट करा लीजिए तो आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। अ मेटल X यूज्ड इन थर्मिट प्रोसेस। देखो थर्मिट प्रोसेस अपने सिलेबस में है और जैसे ही थर्मिट प्रोसेस का नाम आया आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये एल्यूमिनियम है। व्हेन इट इज हीटेड विद द ऑक्सीजन गिव्स एन ऑक्साइड Y। ओके, ये रहा एल्यूमिनियम, इसको ऑक्सीजन से, देखो मैंने गलत लिख दिया इसको,
इट शुड बी 3O2। वो तो ओजोन हो जाएगा ना बेटा, वो ओजोन हो जाएगा। जैसे ही एल्यूमिनियम को आप ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे क्या बनेगा, Al2O3। इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो कहते ही हैं, लेकिन इस कंपाउंड को एल्यूमिना भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और आप सबको पता है एल्यूमिना एम्फोटेरिक होता है, दूसरा एम्फोटेरिक क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, है ना। तो एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड से भी रिएक्शन करेंगे, बेस से भी रिएक्शन करेंगे। वही उन्होंने आगे पूछा है, उन्होंने कहा है ये एम्फोटेरिक इन नेचर में है, प्रूफ दैट इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। चलिए करिए, एक बार HCl से रिएक्शन करिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, और एक बार NaOH से रिएक्शन करिए तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलेगा, है ना। देखिए NCERT में इसको सोडियम एल्यूमिनेट लिखा है, आप सोडियम एल्यूमिनेट लिख देंगे तो भी ठीक है, लेकिन इसका जो पूरा नेम होता है वो होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये दोनों रिएक्शन आपको बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए। जिंक की एसिड बेस से रिएक्शन जिंक ऑक्साइड की, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एसिड बेस से रिएक्शन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं अ मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड, रुक जाइए लिक्विड पे, लिक्विड माने मरकरी, एट रूम टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इट सल्फाइड, सल्फाइड मतलब HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, है ना। इसको जब ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, कह रहे हैं अ मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इट सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई द मेटल इट्स ओर एंड गिव रिएक्शन। देखिए ये इसकी मेटलर्जी आपके सिलेबस में है, जिन भी ओर्स में सल्फर प्रेजेंट होता है उसमें आप रोस्टिंग करते हैं, है ना। और रोस्टिंग का मतलब होता है मतलब ब्लास्ट ऑफ एयर, ढेर सारी एयर दे करके उसको ऑक्सीडाइज कराना। तो ये सल्फाइड है, हम यहाँ पे रोस्टिंग करेंगे, मेरे पास कार्बन होता तो हम कैल्सिनेशन करते। करिए रोस्टिंग, रोस्टिंग में ढेर सारी ऑक्सीजन सप्लाई करिए और हीट करिए, क्या बनेगा, सल्फर तो बना लेगी SO2, और मरकरी बनाएगा मरकरी का ऑक्साइड। और जब इस मरकरी के सल्फाइड को आप हीट करेंगे, हीटिंग का देखिए साइन रह गया यहाँ बनाने को, तो आपको मिलेगा मरकरी का लिक्विड और साथ में ऑक्सीजन की गैस। मेटलर्जी के चैप्टर में आपकी मरकरी की मेटलर्जी दी हुई है, उसी चैप्टर में जिंक की भी मेटलर्जी दी हुई है, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पढ़ना है आप लोगों को। एक लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। अ मेटल एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसेस Fe2O3 एंड MnO2। मतलब एक मेटल है जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और Fe2O3 और MnO2 दोनों को रिड्यूस कर रहा है। अगला हिंट, एंड इट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग ब्रोकन रेलवे ट्रैक, पकड़ में आ गया। ब्रोकन रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने का काम कौन करता है, एल्यूमिनियम करता है। और एल्यूमिनियम किस में यूज होता है, थर्मिट प्रोसेस में यूज होता है। तो कह रहे हैं वही एल्यूमिनियम Fe2O3 और MnO2 दोनों को रिड्यूस कर रहा है। आइडेंटिफाई द मेटल एंड राइट ऑल द केमिकल रिएक्शन। ओके, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एल्यूमिनियम, और ये किसको किसको रिड्यूस कर रहा है, MnO2 को कर रहा है, Fe2O3 को कर रहा है। देखिए Fe2O3 की रिएक्शन अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले कहीं लिखी थी, थर्मिट प्रोसेस की रिएक्शन कहाँ गई, नहीं दिख रही मुझे, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। तो क्या करते हैं, इसको MnO2 से एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराएंगे, मैग्नीज लिबरेट हो जाएगा। देखिए किसी को भी आप मेटल ऑक्साइड को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने का मतलब आप उसकी ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, तो मेटल बेचारा अकेले बचेगा। अब एल्यूमिनियम मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है और अगर वो MnO2 को रिड्यूस कर रहा है तो Mn अकेले बचा, साथ में क्या बचा, Al2O3, और साथ में निकलेगी हीट, मींस इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Fe2O3 में एल्यूमिनियम डालिए, अगर Fe2O3 को रिड्यूस कर रहे हैं तो आयरन अकेला बचेगा, ऑक्सीजन कौन ले जाएगा, एल्यूमिनियम ले जाएगा, साथ में निकलेगी हीट। चिल्ड्रन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।